तो देखिए, दिसंबर चल रहा, वक्त बहुत करीब है। महज 40 दिन के बाद वो घड़ी आ जाएगी जिसका इंतजार राम भक्तों ने सदियों सदियों किया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का काम अंतिम चरण में है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों ये जो है तमाम है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अतिथियों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। रामलला की मूर्ति का चयन भी 20 दिसंबर तक हो जाएगा, यानी कुछ ही दिनों में मंदिर में रामलला बालक रूप में विराजने जा रहे हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम खास अतिथिगण वहां पर मौजूद रहेंगे। देश भर से साधु संतों को भी न्योता भेजा गया है। उधर मंदिर में पूजा पाठ के लिए आर्चकों का जो प्रशिक्षण है वो भी शुरू हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही राम मंदिर के मॉडल की डिमांड बढ़ गई। वहीं देखिए, अयोध्या में टेंट सिटी ने भी अब आकार लेना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में सबको इंतजार जाहिर तौर पर उस शुभ घड़ी का है जब रामलला मंदिर में प्रवेश करेंगे और पूरा देश इस सांस्कृतिक महोत्सव के रंग में डूबा हुआ नजर आएगा। अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ दिन अब नजदीक आ रहा है। मंदिर का गर्भगृह तैयार है और यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान श्री राम के बाल रूप की प्रतिमा का भी निर्माण अब अंतिम चरण में है। अब वह शुभ घड़ी दूर नहीं जब नवनिर्मित मंदिर में रामलला विराजेंगी और देश के हजारों लोग राम नगरी के नवनिर्मित मंदिर परिसर में प्राण प्रतिष्ठा के अभूतपूर्व पलों के साक्षी बनेंगे। इसमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद होंगे ही, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और राज्य के मुख्यमंत्री भी होंगे, केंद्र मंत्री और राज्य के मंत्री भी रहेंगे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और योग गुरु रामदेव भी होंगे। हजारों साधु संत और आम श्रद्धालु प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखने पहुंचेंगे, तो साथ ही साथ देश की जानी मानी हस्तियां भी प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में शामिल होंगी। खबर है कि राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से करीब 3000 वीवीआईपी लोगों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए न्योता भेजा जा रहा है। उसमें देश के बड़े उद्योगपति, फिल्मी सितारे और खेल जगत की हस्तियां भी शामिल हैं। खबर है कि देश के जिन उद्योगपतियों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण भेजा गया है उनमें रतन टाटा, मुकेश अंबानी और गौतम अदानी प्रमुख हैं। देश के प्रमुख फिल्मी सितारों को भी प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने के लिए न्योता भेजा जा रहा है। इसमें शामिल हैं अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अरुण गोविल और दीपिका चिकालिया, जो रामायण सीरियल में राम सीता का किरदार निभा चुके हैं। वहीं खेल जगत के प्रमुख हस्तियों में शुमार पूर्व क्रिकेटर कप्तान सचिन तेंदुलकर और क्रिकेटर विराट कोहली को भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण भेजे जाने की खबर है। 2000 गृहस्थों के नाम लिखे जा चुके हैं। समाज जीवन के सभी अंग हैं, खेल जगत है, वैज्ञानिक हैं, प्रशासन पुलिस के अधिकारी हैं, जजेस हैं, अधिवक्तागण हैं, मीडिया हाउसेज हैं, उद्योग जगत है और कवि, लेखक, अन्य इतिहासकार, साहित्यकार, हुतात्मा परिवार, बहुत सी 18 प्रकार की कैटेगरीज हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के सूत्रों की माने तो करीब 7 से 8 हजार लोगों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। उसमें से 4000 तो केवल साधु संत ही हैं। सूचियां बन चुकी हैं। अनेकों को व्हाट्सएप पर, जो ईमेल देखते हैं उनको ईमेल पर, काफी बड़ी संख्या में बाई हैंड, और अभी तक लगभग 3200 संतों को बाई पोस्ट सूचनाएं प्रेषित कर दी गई हैं। 2-3 दिन में 700-800 संतों को भी बाई पोस्ट समाचार चले जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए 50 देशों के प्रतिनिधियों को भी निमंत्रण दिया जा रहा है।
तो साथ ही साथ राम मंदिर अभियान में जान गंवाने वाले 50 कार सेवकों के परिजनों को भी खास तौर पर इस उत्सव का न्योता भेजा जा रहा है। हालांकि सभी अतिथियों को समारोह के लिए सख्त नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में साधु संतों के अलावा कई बड़े धर्मगुरु और वीआईपी भी भाग लेंगे, लेकिन इन्हें कुछ नियमों के पालन करने होंगे। लगभग 1 किलोमीटर लंबा सफर तय कर इन्हें 11 बजे तक श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचना होगा और 3 घंटे कार्यक्रम में भाग लेना होगा। सुरक्षा कारणों की बात करें तो यह अपने साथ मोबाइल, झोली, छत्र, सिंहासन, पादुकाएं यह सब नहीं ले जा सकेंगे और न ही कोई सहयोगी। कुल मिलाकर अयोध्या के नए मंदिर में नए साल में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ये समारोह अत्यंत भव्य होने वाला है। 22 जनवरी 2024 को देश में होने जा रहे आस्था, श्रद्धा और भक्ति के इस सबसे बड़े उत्सव पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहेंगी। लिहाजा तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। तो अब अयोध्या के साथ साथ लोगों के मन में ये चाहत प्रबल हो रही है कि उनके घर में राम जी का मंदिर हो। यही वजह है कि प्रयागराज में इन दिनों राम मंदिर के मॉडल की मांग तेज हो गई है। वहां मंदिर के अब तक 1 लाख से ज्यादा मॉडल तैयार किए जा चुके हैं। अयोध्या में नए मंदिर में रामलला विराजेंगे तो दूर दूर से लोग अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में रामलला के दर्शन करने आएंगे। तो अब देश विदेश में भगवान राम को अपने हृदय में बसाने वाले करोड़ों लोगों के घरों में भी नए मंदिर की झलक देखने को मिल सकती है, जो ईंट पत्थर की नहीं लकड़ी की होगी। लकड़ी के ये मॉडल हूबहू अयोध्या में बन रहे नए मंदिर के समान ही बनाए गए हैं। अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम तेज होने के साथ ही बाजार में मंदिर के इन मॉडल की भी मांग जोर पकड़ने लगी है। मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। जब से मंदिर का शिलान्यास हो रहा, निर्माण कार्य चल रहा है, लोगों को, श्रद्धालुओं को, बहुत से लोगों को अपने घर में उस मंदिर का के प्रारूप रखने का शौक है या अपनी आस्था है, जो भी कारण है, जिससे हमें इसका ऑर्डर मिल रहा है। हमने इसको बनाया और इसको हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, लोगों को मार्केट में दे रहे हैं, लोग ले रहे हैं और इसकी काफी अच्छी डिमांड है। मंदिर के प्रति श्रद्धा के साथ साथ कला के अनूठे नमूने के रूप में इन्हें लोग अपने घरों में सजाकर रख सकते हैं, तो अपने इष्ट मित्रों को उपहार में भी दे सकते हैं। संगम नगरी प्रयागराज के अलावा वाराणसी और गोरखपुर सहित उत्तर प्रदेश के कई शहरों में राम मंदिर के इस मॉडल के निर्माण और बिक्री का काम चल रहा है। एकदम सेम प्रारूप में है। ये पाइन बोर्ड से बना हुआ है। इसमें मशीनरी वर्क भी है और हैंड वर्क भी है। जितनी आप कटिंग देख रहे हैं ये पूरी मशीनरी वर्क है और जितना इसको असेंबल किया गया है ये पूरे हाथों से असेंबल किया जाता है। असेंबल करने के बाद इसकी साफ सफाई, फिर पॉलिशिंग और सारी चीजें हो रही हैं। जैसे इसको हम लोग हमारे 2-3 यूनिट पे काम चल रहा है, क्योंकि डिमांड ज्यादा होने के कारण से हम एक जगह से इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। रामलला के इस मॉडल की कीमत अलग अलग साइज के हिसाब से आमतौर पर 600 रुपए से 5000 रुपए तक है। मंदिर निर्माण से अयोध्या में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, तो उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों में इस तरह कला से जुड़े स्थानीय कारोबार को भी नई पहचान मिल रही है। पंकज श्रीवास्तव के साथ प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि राम आएंगे तो राम भक्तों की भीड़ भी उमड़ने लगेगी। ऐसे में अयोध्या में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। इसके बेहद खास इसमें जो नजर आता है वो है टेंट सिटी। सरयू किनारे टेंट सिटी आकार लेने लगी है। इसके अलावा होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं भी श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार हैं। अयोध्या में अब ठहरने का एक और ठौर बनकर तैयार है। सैलानियों के लिए यहाँ पर 30 टेंट वाली टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। ये टेंट सिटी सरयू नदी के किनारे ब्रह्म कुंड के नजदीक है और राम मंदिर परिसर से भी इसकी दूरी ज्यादा नहीं है। यहाँ हर पल भजन कीर्तन और गुरबानी की मधुर ध्वनि गूंजती रहती है। टेंट सिटी का ये माहौल लोगों को दूर से ही अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस टेंट सिटी को इस लिहाज से विकसित किया गया कि लोगों को यहाँ पर पौराणिकता की अनुभूति के साथ साथ जो भी सभी आधुनिक सुविधाएं हैं वो भी प्राप्त हों
और रहने का एक आरामदायक स्थल प्राप्त हो। सरयू नदी के ठीक किनारे उनको एक सुगम व्यवस्था, अच्छा खाना, अच्छा रहना और सारी व्यवस्थाएं मिलें। इस टेंट सिटी में भक्ति भाव से परिपूर्ण माहौल बनाने के लिए प्रवेश द्वार पर ही भगवान राम की चरण पादुका की आकृति रखी गई है। साथ ही साथ यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की भी सुविधा है, ताकि आने वाले समय में लोग अपने पारिवारिक आयोजन भी यहाँ कर सकें। 7.5 एकड़ जमीन पर बनी ये टेंट सिटी सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ शाकाहारी रेस्टोरेंट भी हैं। टेंट के अंदर की बात करें तो जो सुविधाएं आपको एक होटल में मिलती हैं, 5 स्टार होटल में मिलती हैं, वो सभी सुविधाएं हम आपको टेंटों में प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आपका टीवी है, एसी है, गर्म पानी है ठंडियों में, हीटर है, अगर टेबल फैन वगैरह भी हमने दिया हुआ है सभी रूम्स में। तो जो भी सुविधा आपको एक होटल में मिलती है, बाथरूम की सप्लाई से लेके और रूम के अंदर की जो भी चीजें हैं, वो सारी सुविधाएं आपको टेंट के अंदर मिलेंगी। इस टेंट सिटी का संचालन एक प्राइवेट कंपनी कर रही है। इसके जरिए कोशिश ये है कि रामनगरी में आने वालों को होटल और गेस्ट हाउस से अलग खास एहसास हो और वो यहाँ से सुखद अनुभव लेकर जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खुशी का मौका हो और गरबे का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। गुड न्यूज ये है कि गुजरात का गरबा ग्लोबल हो गया है। यूनेस्को ने गुजरात के गरबे को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देते हुए अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक्स पर ट्वीट कर ये जानकारी दी, कि जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी है। गुजरात का ये लोक नृत्य अब ग्लोबल हो चुका है। नवरात्र पर पूरे 9 दिन तक माता रानी की आराधना के लिए किए जाने वाला गरबा अब गुजरात ही नहीं पूरे देश के लिए गौरव बन चुका है। यूनेस्को ने गुजरात के पारंपरिक लोक नृत्य गरबा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देते हुए अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है और इसके साथ ही गुजरात की गली गली में खेले जाने वाला गरबा की देश ही नहीं दुनिया में विशिष्ट पहचान बन गई है। गरबा गोज ग्लोबल। आज गुजरात का ये गरबा देश और दुनिया तक पहुंचा है। यूनेस्को द्वारा 2023 संस्कृति की विरासत गरबा को आज उसमें लिस्टेड किया गया है। ये हमारा सौभाग्य है। ये गुजरात के प्रत्येक नागरिकों के लिए सौभाग्य की बात है। गुजरात में हर साल नवरात्र के मौके पर 9 दिनों तक गरबा का आयोजन होता है। इसमें हजारों की संख्या में लोग एक साथ मां अम्बे की आराधना के पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। बड़े बड़े पंडालों में गरबा का आयोजन किया जाता है, जिसमें गुजराती ही नहीं देश दुनिया के श्रद्धालु जुटते हैं। पारंपरिक परिधानों में सज धज कर गरबा नृत्य के जरिए मां दुर्गा की आराधना करते हैं। मकसद माता रानी को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाना होता है। गुजरात में गरबा में आयोजनों का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन इसे देश और दुनिया में तवज्जो तब मिली जब नरेंद्र मोदी गुजरात के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट जैसे बड़े मौकों पर गुजरात के सांस्कृतिक नृत्य को शोकेस किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बड़े पैमाने पर गुजरात आयोजनों को बढ़ावा दिया और इसे उन्होंने नवरात्र गरबा महोत्सव का नाम दिया। पीएम मोदी ने गरबा को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किए जाने पर खुशी जताई है। पीएम मोदी ने एक्स में लिखा कि गरबा जीवन, एकता और हमारी गहरी परंपराओं का उत्सव है। अमूर्त विरासत सूची में इसका शिलालेख दुनिया को भारतीय संस्कृति की सुंदरता को दर्शाता है। ये सम्मान हमें भावी पीढ़ियों के लिए अपनी विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने की प्रेरणा देता है। इस वैश्विक स्वीकार्यता के लिए बधाई। यूनेस्को की धरोहर में शामिल गरबा देश की 15वीं विरासत है, जिसे ये गौरव हासिल हुआ है। इससे पहले इस साल बंगाल के दुर्गा पंडाल को भी इस सूची में शामिल किया जा चुका है। भारत के योग, वैदिक मंत्रोच्चार, लद्दाख में बौद्ध मंत्रोच्चार, छाव नृत्य, रामलीला,
नवरोज कुंभ मेला को भी यूनेस्को की ICH सूची में शामिल किया जा चुका है। जाहिर है देश की प्राचीन संस्कृति और विरासत की यूनेस्को में बढ़ती धमक पूरे देश के लिए गर्व की बात है और अब इस कड़ी में गरबा सभी भारतवासियों के लिए गौरव का पल लेकर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, उत्तर भारत में सर्दियों का मौसम है और उत्सवों की बहार है। पहाड़ों पर जो बर्फबारी का उत्सव है वो अब शुरू हो चुका है। कुदरत दिल खोलकर वादियों का श्रृंगार कर रही है। केदारनाथ धाम हो या हिमाचल का लाहौल स्पीति, सब जगह सफेद चादर आपको देखने को मिलेगी। कड़ाके की ठंड में गुनगुनी धूप की तलाश में कई सैलानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंचे। वहां वो रिज मैदान में चल रहे फूड फेस्टिवल, फूड कार्निवल में शामिल हुए और पहाड़ी खाने का उन्होंने स्वाद चखा। हिमाचल से कई हजार किलोमीटर दूर तमिलनाडु में भी कुदरत की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है। वहां भारी बारिश के बाद दिंडक्कुल में एक ऊंचे पहाड़ से झरना गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप कहीं भी नजर डालेंगे तो आपको कुदरत का श्रृंगार नजर आएगा। प्रकृति का सौंदर्य भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें न सिर्फ स्नोफॉल है बल्कि बारिश है और मौसम जो है बहुत सुहावना है। ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और बड़ी संख्या में अलग अलग तमाम पर्यटक स्थल में पहुंच रहे हैं। बर्फ से वादियां गुलजार, पहाड़ों पर सैलानियों की बहार। पहाड़ी राज्यों में इन दिनों बर्फबारी हो रही है, जिससे मौसम सुहाना और खुशबूदार हो उठा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में आसमान से गिरती बर्फ के फुव्वारों ने पहाड़ों पर रौनक सी बिखेर दी है। तस्वीरें उत्तराखंड की हैं। यहाँ नीति घाटी में बर्फबारी से तापमान लुढ़क गया है। आलम है कि यहाँ -10 डिग्री तक तापमान गिर चुका है। ऐसे में आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड भी पड़ने लगी है। इसके साथ ही नीति घाटी में बर्फबारी के दौरान एक अद्भुत मंजर भी दिखाई दिया। दरअसल यहाँ पिछले कई दिनों से बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते नीति घाटी में डिमरीसैण महादेव मंदिर के सामने स्थापित नंदी पर पूरी तरह से बर्फ जम गई है। मानो कुदरत ने खुद भगवान भोलेनाथ की सवारी नंदी का बर्फ से अभिषेक किया हो। बढ़ती ठंड का प्रकोप अब मंदिरों पे भी दिखाई देने लगा है। नीति घाटी का ये टिम्बरसैण मंदिर है और यहाँ पे पानी पूरी तरह से जो भोलेनाथ के ऊपर टपकता है वो पूरी तरह फ्रीज हो चुका है। नंदी जो भगवान भोलेनाथ के पैर हैं वो बाहर पे, उनके ऊपर भी पूरी तरह बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। पानी की बूंद बूंद यहाँ पे जमी हुई है। जो भोलेनाथ है, आप बाबा बर्फानी का अवतार यहाँ पे लेने लगे हैं। जो यहाँ पे पानी की बूंद बूंद जम के बर्फ बनी है वो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। नीति घाटी की इन खूबसूरत वादियों का क्या ही कहना। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को बर्फबारी ने और भी खास बना दिया है। मानो इन वादियों में जो भी आता है यहीं का होकर रह जाता है। वैसे तो हम लोकल उत्तराखंड के ही हैं, पर हम दोनों फ्रेंड्स ने बहुत पहले से प्लान किया था यहाँ आने का। बट ऑल ऑफ सडन इस अनएक्सप्लोर्ड प्लेस में तो कभी भी नहीं, नेवर। बट बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। स्नोफॉल हो गया है और स्नोफॉल हमारी विश लिस्ट में था कि हम स्नोफॉल देखें और दोनों फ्रेंड्स ऐसी ट्रैकिंग करें। सो नाउ ड्रीम्स कम्स ट्रू। स्नोफॉल और कड़ाके की सर्दी से नीति घाटी बर्फ सी जम गई है। यहाँ चट्टानों से निकलने वाला बूंद बूंद पानी भी अब बर्फ की शक्ल ले चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बाहर से आई थी, उम्मीद नहीं थी कि ये सब देखने को मिलेगा और आज एक सडनली प्लान बना हमारा तो हम आए और मेरी विश लिस्ट थी कि मैं स्नोफॉल देखूं, तो आज वो भी देखने को मिला। आप देखेंगे पूरा स्नोफॉल हो रहा है इतने अच्छे से और बहुत अच्छा लग रहा है। और कभी मैंने ये सीजनिंग भी देखा इस तरह से स्नो का जो ये लेयर आप देख रहे हैं, कभी मैंने देखा नहीं। पर बहुत धार्मिक प्लेस है ये और ज़्यादा लोग जानते भी नहीं है, बट शायद मैं लकी थी कि मैं यहाँ पर आई और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। बर्फीली वादियों की ये रंगत सैलानियों को खूब लुभा रही है, लेकिन इन वादियों में गिरते तापमान और कड़ाके की सर्दी से मैदानी इलाकों में भी पारा लुढ़कने लगा है। ऐसे में दिसंबर की इस मीठी ठंड से बचाव भी बेहद जरूरी है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
हिमाचल प्रदेश के शिमला में इन दिनों फूड कार्निवाल और कल्चरल फेस्टिवल चल रहा है। ये वो मंच है जहां देश और दुनिया से आए सैलानियों को हिमाचल की संस्कृति के रंग देखने को मिल रहे हैं। शिमला की शान कहे जाने वाले रिज मैदान पर यह फेस्टिवल हो रहा है, जहां लोक कलाकार पहाड़ी डांस कर सैलानियों का मनोरंजन करते दिख रहे हैं और कला और संस्कृति के रंग देखने के बाद सैलानियों के लिए खाने का भी पूरा इंतजाम है। गुनगुनी धूप में पर्यटक पहाड़ी खाने का स्वाद ले सकते हैं। इसका मेन मोटिव ये है कि हम ना अपने कल्चर संस्कृति जो होते हैं उसको साथ में लेके जाना चाहते हैं और साथ में ये बोलना चाहते हैं कि अपने कल्चर में एक ही नहीं रहो, दूसरे कल्चर में भी जाओ, बट अपने कल्चर को मत भूलो। मैं कुछ काम से यहाँ पे आया था, मेरे को पता चला यहाँ पे हिमाचली फूड का फेस्टिवल लगा हुआ है। खाने का मैं बहुत शौकीन हूँ, तो मैंने आज समय निकाल के मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरे लिए एक बहुत ही कहते हैं वेलकम सरप्राइज था ये। तो देखिए, कहते हैं कि कुदरत से ज्यादा खूबसूरत और कुदरत से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं होता। कुदरत की ऐसी खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, एक झलक आपको दिखाते हैं। देखिए, तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद दिंडक्कुल शहर में ये झरना को देखिए, जहां पहाड़ी के ऊपर से लहरें नीचे आपको गिरते हुए शानदार तस्वीरें नजर आएंगी, जहां पर खूबसूरत और मनमोहक ये दृश्य है। खासकर बारिश के बाद कुछ इसी प्रकार से आप सराबोर हो जाते हैं तमाम वाटरफॉल्स, और ये तस्वीरें बहुत ही मनमोहक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। और अब बात वायु प्रदूषण की। धीरे धीरे ही सही, दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण की समस्या से थोड़ी सी राहत मिली है। जिन इलाकों में AQI नवंबर के महीने में 600 तक पहुंच गया था, अब उन इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के आसपास आ गया है। उम्मीद है कि जैसे जैसे मौसम में बदलाव होगा और धूप खिलेगी, वैसे वैसे प्रदूषण से लोगों को छुटकारा भी मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में साफ हवा की सौगात, राजधानी की प्रदूषण हवा में सुधार। दिल्ली एनसीआर में अब लोगों को प्रदूषण से राहत मिलती नजर आ रही है। पिछले दिनों हुई बारिश और मौसम के बदलाव के चलते यहां अब हवा की गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार हुआ है। हालांकि अब भी दिल्ली के कई इलाकों में AQI उम्मीद से बेहतर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी नवंबर के मुकाबले दिसंबर में हवा की गुणवत्ता बेहतर हुई है। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि हमारे एफर्ट्स, ग्राउंड लेवल के एफर्ट्स हैं जो एनफोर्समेंट एजेंसीज के हैं, जो हमारे वेरियस डायरेक्शंस हैं, प्लान्स हैं, एक्शंस हैं, सारे स्टेट्स से मिलके जो हमने बनाए हैं, और जो समय समय पे हम जो डायरेक्शंस देते रहते हैं, प्लस उनका जो रिव्यू होता रहता है, तो उनके मद्देनजर मुझे उम्मीद जरूर है कि अगर मेट्रोलॉजी एडवर्स नहीं हुई तो अब बेहतर एयर क्वालिटी देखने को मिल सकती है। यानी कि अब दिल्ली वासी साफ हवा में खुलकर सांस ले सकेंगे। दिल्ली एनसीआर में अगर मौसम साफ रहा और धूप खिलती रही तो उम्मीद है कि आने वाले 10 से 15 दिनों में हवा की गुणवत्ता में और भी सुधार होगा। हवा और सांस लेना वो सबका सामूहिक प्रयास है, हर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए हमने हर सेक्टर के अलग अलग हितधारकों से, अलग अलग जो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, उनको समय समय पे हमने IEC के थ्रू भी और डायरेक्शंस के थ्रू भी बोला है कि पॉइंट सोर्सेज को जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक दिल्ली में ये जो ओवरऑल सिनेरियो है जो हम देखते हैं साल दर साल, वो उसमें तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं पॉसिबल होगा। और हमें वो काम हमने किए तो उसका रिजल्ट भी देखने को मिला है। हालांकि नवंबर के महीने में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह से सांसों पर पहरा लग गया था। नवंबर के महीने में दिल्ली एनसीआर में औसतन AQI 400 से 600 के बीच था, जो अब दिल्ली में 281 पर आ गया है। लिहाजा ग्रेड 3 के तहत लागू सभी पाबंदियों को अब खत्म कर दिया गया है। दिसंबर के महीने की शुरुआत में प्रदूषण में थोड़ी कमी आई है। CAQM का कहना है कि आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से और राहत मिलेगी। अगर मौसम ने साथ दिया तो AQI का आंकड़ा और नीचे आ सकता है।
बीते पिछले एक महीने में औसतन राजधानी दिल्ली का AQI का आंकड़ा 400 से 600 के बीच में था, लेकिन अगर दिसंबर की बात करें तो AQI इस समय 281 पे बना हुआ है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र कुमार के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। अब बात सेहत की कर ली जाए। सेहत खराब हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हर कोई चाहता है कि रोग व्याधि बीमारी से जल्द और आसानी से छुटकारा मिल जाए, तो हम आपको बीमारी के दुख दर्द से छुटकारा दिलाने और आसान इलाज के लिए 2 अच्छी खबरें बताने जा रहे हैं। देखिए, जिसमें से एक देश की है और दूसरी विदेश की। अस्पताल के बिस्तर पर मरीजों के हाथों में श्रीमद् भगवत गीता देखकर आप सोच में पड़ सकते हैं। वैसे तो सेहत खराब होने पर भगवान का नाम लेना और देवी देवताओं से स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करना आम बात है, लेकिन कानपुर के इस अस्पताल में लोगों के मन से बीमारी और सर्जरी का डर दूर भगाने के लिए खास पहल की गई है। खास बात यह है कि यहाँ सर्जरी के लिए भर्ती होने वाले मरीजों को दवा के साथ साथ गीता, रामायण और हनुमान चालीसा जैसी पुस्तकें भी मुफ्त में दी जाती हैं। इसका मकसद ये है कि मरीजों को बीमारी के तनाव से राहत मिले और वे मानसिक रूप से बेहतर महसूस करें। अस्पताल की पहल रंग लाती भी दिख रही है। मरीजों को इससे काफी लाभ हो रहा है। हाँ, तो बहुत आराम मिलता है भैया। गीता सारे मतलब भगवान के नाम से लिखा है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। ये मिलता है, आराम मिलता है। इससे आत्मबल को मिलता है, शांति मिलती है आत्मा को, और ये जो दर्द होता है ये दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है और मन बिल्कुल जो है शुद्ध हो जाता है। अब आपको दिखाते हैं गंभीर रोगों के इलाज में आसानी की एक खास तस्वीर। ये तस्वीर है दक्षिण अमेरिकी देश चिली में सैंटियागो के अस्पताल की है। यहाँ गंभीर सर्जरी के लिए आधुनिक मैग्नेटिक रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि रोबोट का कंट्रोल कुछ हद तक डॉक्टरों के हाथों में ही रहता है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इस अनोखे रोबोट में लगे मैग्नेट और उपकरणों के कारण मरीज को सर्जरी के दौरान कम जख्म होता है और इसके चलते होने वाले दर्द से भी राहत मिलती है। वे जल्द स्वस्थ भी हो जाते हैं। सर्जरी में रोबोट का उपयोग अब दुनिया भर में बढ़ रहा है। आधुनिक रोबोट के इस्तेमाल से अब कम समय में ज्यादा मरीजों की सर्जरी में कामयाबी मिल रही है। लिहाजा चिली में भी इसके उपयोग को बढ़ावा मिलने लगा है। कानपुर से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।